thank you very much for inviting me here. Ali Javed was a contemporary, slightly senior to me in Jawaharlal Nehru University. माफ कीजिए, मैं मेरी मुंबईया बोली में बात करता हूँ. I speak 4-5 languages equally badly. और मुंबईया बोली में मतलब 3 शब्द अंग्रेजी, 2 शब्द हिंदी, 1 शब्द मराठी भी घुस जाए उसमें. सबसे पहले मैं आप लेखक लोग को एक सजेशन देता हूँ, फ्रेंडली सजेशन. मैं ये टर्म जो है बुलडोजर जस्टिस, आई सजेस्ट यू चेंज इट. देखिए, न्याय ऐसा, ये मेरा पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन है. एवरीवन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन. लेकिन न्याय ऐसा है, ऐसा एक ह्यूमेन, शानदार और महान कॉन्सेप्ट है जो बुलडोजर के साथ मत जुड़ो. वो जो चल रहा है वो बुलडोजर न्याय नहीं है, वो बुलडोजर आतंक. एंड दैट इज व्हाट वी शुड कॉल इट. इट इज बुलडोजर टेरर. डोंट लेट अस नॉट डिग्निफाई इट विद द वर्ड जस्टिस. जस्टिस प्रिटिफाइज द वर्ड बुलडोजर. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन. देयर इज नो वन. सेकेंड, there is nothing I should be telling you about bulldozers. You are as familiar with what is going on as I am, maybe more living in Delhi. But मैं आज 2-3 सवाल एड्रेस करता हूँ कि ये स्थिति कैसा पैदा हुआ. How have we arrived here? What is going on? And the special responsibility for लेखक और पत्रकार लोग का, उनका जिम्मेवारी इस स्थिति में. What is our responsibility in this time? और देखिए, इतना कुछ हुआ vis-a-vis राइटर्स एंड जर्नलिस्ट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जर्नलिस्ट के खिलाफ पैंडेमिक जब शुरू हुआ, उस समय से 200 से ज्यादा FIR, अरेस्ट, रेड्स, फॉल्स चार्जेस, ये सब हो चुका है. लेकिन अब पिछले 8-10 साल देखिए, इस देश में जो 4 पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो असैसिनेट हुआ, उनका 3 इश्यूज, 3 मामला कॉमन है उन लोगों को. वो कौन था? नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कॉमरेड गोविंद पानसरे, प्रोफेसर MM कलबुर्गी और गौरी लंकेश. दे हैड 3 थिंग्स इन कॉमन. वो अलग अलग फील्ड्स में था, लेकिन सब लेखक था और सब भारतीय भाषाओं में लेखक. They were all writers in the Indian languages. Yeah, and they were all prolific journalists and columnists. नरेंद्र दाभोलकर, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि वो 25 साल का एक मैगजीन चला था, एंटी सुपरस्टिशन मैगजीन, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का. और मैं वो 25 वाला साल का कॉमेमोरेशन लेक्चर मैंने ही दिया. तो he was very much an active journalist and writer also, apart from being anti-superstition activist. Comrade Govind Pansare, हाँ कम्युनिस्ट था, ट्रेड यूनियन लीडर था, but I maintain शिवाजी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट किताब उसी ने लिखा 1980 में. शिवाजी कौन था? And what a book! अभी भी it is alive and Comrade Pansare is dead, but the book is alive. A book that showed Shivaji in a non-communal, non-religious right as a king of peasants and farmers. और कॉलमिस्ट था और टीवी पे डिबेटर था.
कलबुर्गी साहब एकेडमिक प्रोफेसर, एक्स वाइस चांसलर भी रहा और कॉलमिस्ट था, राइटर था, लेखक, पत्रकार। गौरी आप सब जानते हैं कि वो बाइलिंगुअल था, अंग्रेजी और कन्नड़ा। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट दोस हु किल्ड दीज जर्नलिस्ट्स, जिसने इन लोगों को मारा, असैसिनेट किया, they feared them for their writing in Indian languages. This is the important thing to know. From 1991 to 2015, of all the journalists assassinated in this country, murdered, killed, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल टाउन और ग्रामीण इलाकों का पत्रकार था। एक भी कोई बड़ा नेशनल अखबार से, नेशनल मैगजीन का उनका ऐसा, आप सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट सीपीजे का रिपोर्ट आप देखिए अप टू 2014-15, एलीट जर्नलिज्म से कोई असैसिनेट हुआ अब तक, तब तक। और सब जो छोटा स्ट्रिंगर्स, जिनका ताकत कम है, जिनका प्रोटेक्शन नहीं है, they were the ones getting killed. 2013 से वो चेंज हुआ, and the murder of Gauri Lankesh shows you that it has, एक तो बहुत impartial हो गया, elites are not exempt कभी, सबका मार, सबका विकास, सबका वार वही है। So the kind of situation that has developed, मेरे ख्याल में यू हैव टू लुक एट टू इश्यूज। मेरे लिए इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, सबसे नंबर 1 इशू, जिससे आपका बुलडोजर इंजस्टिस आती है, बुलडोजर का टैक्टिक्स आती है, ये सब पिछले 30 साल में देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर आईटी नहीं, असमानता, inequality in every sphere, class, caste, gender, region, वो असमानता का आउटकम है ये, the inequalities that we are seeing. And we are also seeing the inequality in telling of this nation's history. ये 75 साल आपका आजादी, सरकार ने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया, अब देखा है कोई? आजादी का अमृत महोत्सव, सिर्फ 110 करोड़ का एक्सपेंडिचर था उसमें, 110 करोड़। और देखिए, मैं उस वेबसाइट से आपको बता रहा हूं उनका एक्टिविटीज क्या है। वो वही कहता है कि वी आर लुकिंग एट 5, और वही लिखा है 110 करोड़, अब तक 110 करोड़ हमने अलॉट किया इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए। और 5 ग्रेट इशू, महान महत्वपूर्ण इशू को हम देख रहे हैं। एक तो स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा आइडियाज एट 75, तीसरा रिजॉल्व एट 75, उसका जो निर्णय लिया, प्लेज लिया वही है। 4 एक्शन एट 75, 5 अचीवमेंट्स एट 75, और एक 200 एंट्रीज हैं और 250 एंट्रीज हैं वो अचीवमेंट्स के बारे में। और उनकी क्लेम पे हम हर रोज 50 इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 2 इवेंट्स पर आवर, हर घंटे 2 इवेंट, इसके लिए आजादी सेलिब्रेट करने के लिए 2 इवेंट्स पर आवर, 1 इवेंट एवरी 30 मिनट्स। 110 करोड़ है तो कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर एड्स, ये सब है उस प्रेस में। ये 50 इवेंट जो है, 50 इवेंट जो है हर दिन, किस टाइप का इवेंट है आप देखिए, एग्जामिन करो वो वेबसाइट को।
अरे वो तिरुनेलवेली में जो एक स्कूल में कोई बच्चे लोग वंदे मातरम गाया, वो एक इवेंट बन गया उसमें, सेलिब्रेशन ऑफ 75th ईयर। ऐसा कलेक्ट करके दे आर शोइंग यू 6,700 इवेंट्स। सवाल यह है कि वो 110 करोड़ का आ गया और आने वाला है पैसा, वो भी लिखा है। दैट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, द 110 crores. But let us come back to the inequality, असमानता। और ये भी है कि देश कौन चला रहा है? What is the Indian state today? And who is running the Indian state? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कह रहा हूं कि आप जो देख रहा है आज, वो consolidation of the corporate state, वो चल रहा है। We are witnessing the consolidation of a corporate state, of the corporates, by the corporates, for the corporates. दूसरा, देश कौन चला रहा है? वो एक कोएलिशन कह सकते हैं। दो पार्टनर है कोएलिशन में, एक तरफ सोशियो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, दूसरी तरफ आर्थिक मार्केट फंडामेंटलिस्ट। और इस हैप्पी विवाह का जो मैरिटल बेड होता है, उसका नाम है कॉर्पोरेट मीडिया। The happy union shares the marital bed, which we call the corporate media, because 80% of your circulation, channel, audiences, all of this is controlled by corporations. और आप देख सकते हैं उसमें कंटेंट, जब किसान आंदोलन को कवर करते हैं, जब एक तीस्ता सेटलवाद और जुबैर मोहम्मद का इशू कवर करते हैं, you can see the reflection of the corporate control. तीस्ता सेटलवाद जून 25 तारीख जो इमरजेंसी का दिन था, उस दिन उनकी अरेस्ट हुई। उसके बाद 3 हफ्ते मेरा कलीग्स जो है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में स्टूडेंट लोग हैं, वो अभी ग्रेजुएट हुआ, 3 हफ्ते 6 बड़ा न्यूज़पेपर को मॉनिटर किया, एडिटोरियल्स देखा और ऑपेड्स देखा। ऑपेड पेज में कुछ अच्छा आर्टिकल्स आया था, जैसा एक्सप्रेस में प्रताप बानू मेहता का क्रिटिसिज्म आया, लेकिन एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल था नहीं अंग्रेजी बड़ा प्रेस में जो आउटराइट क्रिटिसाइज या कंडेम किया ये अरेस्ट। एक भी एडिटोरियल नहीं। क्यों? मैं कहता हूं कि सिर्फ डर का नहीं है, इसमें देयर इज फियर, बट देयर इज आल्सो कोलैबोरेशन एंड कनाइवेंस। तो लेट मी give you a picture of Indian inequality in 2022. 20-22 साल में, इस साल में आप सब जानते हैं फोर्ब्स मैगजीन, आप सब जानते हैं ना, फोर्ब्स है उसका ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास का वो ओरेकल है, द ओरेकल ऑफ ऑब्सीन वेल्थ। और लेकिन एक काम करते हैं हर साल फोर्ब्स मैगजीन, हर साल दुनिया का पूरा 3000-4000 अरबपति का लिस्ट देती है, स्टेट वाइज, देश वाइज, नेशन वाइज देती है। और उसमें हिंदुस्तान प्राउड ऑफ आवर ईज ऑफ बिजनेस 3 नंबर है। वी आर 3rd इन द वर्ल्ड in the number of dollar अरबपति। हमारा डॉलर अरबपति है $166 अरबपति। देखिए, $166 अरबपति। जिस देश में 1991 में एक भी डॉलर अरबपति नहीं था। फोर्ब्स लिस्ट इज द डेफिनेटिव अथॉरिटेटिव लिस्ट ऑफ बिलियनर्स। 5-6 लिस्ट है,
हुरुन लिस्ट है, हुरुन वेल्थ लिस्ट है, लेकिन फोर्ब्स तो सब मानते हैं कि देखो ये अरबपति का आयतुल्ला है। तो फोर्ब्स का 1991 में $1 भी अरबपति नहीं था इस देश में। आज 166, 191 में 0। फिर उसी साल आपने हमारा नया पद स्टार्ट किया, आपने न्यू लिबरल, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हमने स्टार्ट किया। और प्राइवेटाइजेशन इतनी दूर चली गई कि यही इसलिए लेखक का जिम्मेवारी इतना इंपॉर्टेंट है। यू हैव सीन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग इंटेलेक्ट एंड सोल। जो पब्लिक, जिसका जो बिका नहीं उसको कहता है पब्लिक इंटेलेक्चुअल, वही बच्चा। तो ये है 2000 में 8 बिलियनर हो गया, 8 अरबपति बन गए। और 2012 में जिस साल आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस निकाला, शुरुआत हुई उस साल सोशियो इकोनॉमिक, उस साल 53 अरबपति। 219 में मतलब पैंडेमिक से पहले 220 में, इसलिए कि फोर्ब्स लिस्ट हर मार्च में आती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फोर्ब्स लिस्ट हर साल मार्च 8 तारीख को निकलती है, इंटरनेशनल विमेंस डे, लेकिन महिला बहुत कम है बिलियनर्स लिस्ट। लेकिन एस्पिरेशनल होगा। मार्च 8 हर साल मार्च 8 को निकलते हैं फोर्ब्स अरबपति लिस्ट। मार्च 2020 जिस महीने के अंत में मोदी साहब ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, हमारा था $98 बिलियनर्स। और देखो कितना साल हुआ, 20 years में यू हैड 98 बिलियनर्स। पैंडेमिक का पहला 12 महीना में 42 और अरबपति ऐड किया आपने, जिस साल में सरकार आपको कहती है हमारा जीडीपी 7.7% कम हो गई, श्रिंक हो गई। तो द जीडीपी ऑफ द नेशन श्रैंक 7.7%, बट वी एडेड $42 बिलियनर्स और उनका $10 डबल हो गया, $596 बिलियन। $596 बिलियन जीडीपी का 27% था। 27% of your gross domestic product was equal to the wealth of 140 individuals. 140 लोग, आपका पॉपुलेशन जनसंख्या में 140 लोग कितना बनता है? 0.0000014%। और उनके हाथ में 27% जीडीपी। और पैंडेमिक और काउंट किसका बढ़ गया? वो 42 में किसने मैक्सिमम प्रॉफिट किया? अंबानी अडानी वो तो छोड़ो, वो तो अरे पहला 5 बिलियनर के हाथ में, हमारा 166 बिलियनर में पहला 5 बिलियनर जो है, दे ओन मोर देन द बॉटम 50 बिलियनर्स। और वो सब गुजराती हैं, कोइंसिडेंस, 500 गुजराती, अंबानी, अडानी, पलोजी, सांघवी और प्रेम जी। तो प्योरली अ कोइंसिडेंस दैट दे आर ऑल बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो बट हु वर द न्यू पीपल हु गेन द मोस्ट? पैंडेमिक में कौन गेन करेगा? फार्मा, ड्रग कंपनीज, फार्मा, बिग फार्मा,
ये आपका पूनावाला, अडार, ये सब, और ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, बाइजू का वैल्यू ट्रिपल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तब जब इकोनॉमी श्रिंक हुआ, अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये धन दौलत ग्रोथ से आई है। कैसा कह सकते हैं? इकोनॉमी श्रिंक हुआ, इसका मतलब ये धन दौलत नीचे से ऊपर चली गई। इट यू हैव सक्ड इट आउट ऑफ द पुअर। मैं आपको बार बार ये अपील कर रहा हूं कि लेखक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू राइट अबाउट द डीपनिंग इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री। दिस इज द नंबर वन इशू। All the other inequalities are coming, are centered in the kind of constructed. देखिए, आजकल बहुत बात करते हैं फाशिज्म के बारे में, और फाशिस्ट आके क्या पॉलिसीज बनाएगा। अरे, फाशिज्म का ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है जो पॉलिसीज बनाएंगे। फाशिज्म का दो प्रोग्राम है, सीजर ऑफ पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर। बाकी पॉलिसी सब देखेंगे बाद में। सीजर ऑफ पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर, ये है प्रोग्राम, और वो बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा है आज तक। इट इज बीइंग वेरी सक्सेसफुली एंड फोर्सफुली इंप्लीमेंटेड। व्हाट आर वी डूइंग? हमारी जिम्मेवारी क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइटर एंड द जर्नलिस्ट? क्या 90 साल पहले किसी ने बर्टोल्ट ब्रेट से पूछा, विल देयर बी सिंगिंग इन द डार्क टाइम्स, मतलब अंधकार का समय में गाना होगा क्या? और उसने कहा, अंधकार के समय के बारे में गाना होगा। यस, देयर विल बी सिंगिंग ऑफ द डार्क टाइम्स। दिस इज व्हाट द राइटर्स एंड पोएट्स हैव टू डू नाउ। दो महीने पहले मैंने एक बहुत बढ़िया, द ओनली लिट फेस्ट आई हैव एंजॉयड, मैंने गया दावणगेरे में, कर्नाटका में, जहां आई विल से द राइटर्स और पोएट्स ऑफ कर्नाटका आर शोइंग द वे। अभी देवनूर महादेवा का वो किताब आया आरएसएस के बारे में, आप देखिए क्या किताब है। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी चल रहे हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, आई थिंक सिटिंग हियर इन द ऑडियंस, सबा नकवी ने हमको दिया ट्रांसलेशन। मैंने देवनूर को मिला उस समय, लेकिन वो इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था उनके पास उस समय। इतना बढ़िया है। व्हाट अ फैंटास्टिक बुक, व्हाट अ फैंटास्टिक पीस ऑफ राइटिंग। ऑल ऑफ लास्ट नाइट आई सैट रीडिंग इट। व्हाट इज लेकिन दावणगेरे वो आया नहीं। मैंने गया दावणगेरे, मैंने लिट फेस्ट में नहीं जाता हूँ, जेएलएफ केएलएफ में नहीं जाता हूँ, वो मेरा सर्क्यूट नहीं है। वो ब्यूटीफुल पीपल का सर्क्यूट है ना, किसान मजदूर का सर्क्यूट नहीं है, पत्रकार का सर्क्यूट नहीं है। तो लेकिन दावणगेरे में मैंने इसलिए गया, वो यूनिक लिट फेस्ट किया था उसने। किसने उद्घाटन किया उसको, दावणगेरे लिट फेस्ट को? वो बुलाया था इनॉग्रेशन करने के लिए, वो बुलाया नबी साहब किलेदार। नबी साहब किलेदार एक वाटरमेलन तरबूजा वेंडर था, जो 15 साल धारवाड़ का हनुमान टेम्पल से बाहर खड़ा होके तरबूजा बेच रहा था। He was selling watermelons outside the Hanuman temple for 15 years. फिर ये श्रीराम सेने कौन है? कनाडा इक्विवेलेंट बजरंग दल, लेकिन समझो कि बजरंग दल ऑन स्टेरॉइड्स। वो आके उसका पूरा हाथ तोड़ इसके, they destroyed his cart, they destroyed 8,000 rupees worth of watermelon produce। ये सब करके नबी साहब किलेदार को भी मारा। उनको बुलाया इनॉग्रेट करने के लिए, टू शो द सॉलिडेरिटी ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स विद द विक्टिम, विद द मैन हु हैड सफर्ड। देखिए, जब मैंने
मैंने क्या कहा था उस दिन उसको? मैंने कहा, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट ट्रायल इन यूरोप बिफोर द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। 1894 से 1906 तक एक केस चला फ्रांस का कोर्ट में, और वहां भी एक विक्टिमाइज्ड माइनॉरिटी को किसने डिफेंड किया? लेखक एमिल जोला। एमिल जोला हु रोट, एक फ्रेम अप हुआ। उस जमाने का जो विक्टिम था वो जू था, he was a Jew, Captain Alfred Dreyfus of the French Army। कैप्टन एल्फ्रेड ड्रेफस वहां उस समय नाजीज्म फाशिज्म का आइडियोलॉजी फैल रहा था उस यूरोप में, जो 1930s में सत्ता तक पहुंच गया, और इसको नमूना बना दिया। एल्फ्रेड ड्रेफस को फ्रेम अप करके ट्रीजन बताया, एजेंट बताया, जर्मन एजेंट। अरे यार वो जू है, उसको जर्मन एजेंट बनाया। सब बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर लोग सब इनके खिलाफ लिखते हैं। एक न्यूज़पेपर में एमिल जोला द राइटर wrote one of the most widely read and reproduced articles in the history of newspapers, J'accuse, I accuse, जिसमें सिर्फ ड्रेफस का डिफेंस नहीं दिया, पूरा फ्रेंच रिपब्लिक, एलीट, पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, फाशिज्म को एक्सपोज किया उसमें। तब भी कोर्ट ने एमिल जोला को गिल्टी बोल दिया। फिर लेकिन जोला ने इतना बड़ा माहौल शुरू किया उसके ऊपर, रिपीट ट्रायल हुआ। इस बार सेकेंड ट्रायल में ड्रेफस को एक्विटल नहीं हुआ, गिल्टी बोला फिर, लेकिन प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया। हाँ आप गिल्टी हैं, चोर हैं, गुंडा है, लेकिन आर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट एज फ्रेंच प्रेसिडेंट आई पार्डन यू। और जोला के ऊपर फ्रेंच आर्मी ने डेफेमेशन केस डाला और कन्विक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया इम्प्रिजनमेंट एमिल जोला। वो भाग गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सेटल हुआ एमिल जोला। उसको वहां एक दिन सडनली उसका मौत हो गई, सफोकेशन, इसलिए कि किसी ने उनका घर का चिमनी ब्लॉक कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। ये ग्रेट राइटर, ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ फ्रांस इन 1890s एमिल जोला, वो मर गया। 30 साल के बाद एक फ्रेंचमैन बताया, कन्फेस किया, डेथ बेड कन्फेशन दिया, हाँ मैंने ही उनका चिमनी ब्लॉक किया लंदन में। और जब एमिल जोला मर गया 1906, उसका 1902 उसका फ्यूनरल के लिए पेरिस में आया। जब पूरा जनता इकट्ठा हो गई उनके फ्यूनरल के लिए, कैप्टन एल्फ्रेड ड्रेफस भी आया था वहां, और वहां एक आतंकवाद कैप्टन ड्रेफस में शूट फायर किया और हैंड में, शोल्डर में बुलेट लग गई। और जो आतंकवाद इसने किया उसको कैप्चर किया और पेरिस कोर्ट ने उसको एक्विट किया। पेरिस कोर्ट ने एक्विट किया। उसका डिफेंस प्ली ये था कि आई डिड नॉट ट्राई टू किल हिम, आई ओनली वांटेड टू वुंड हिम बिकॉज ऑफ माय एंगर। और वो एक्सेप्ट करके उनको एक्विट कर दिया। हाउ मच आई फाइंड इट वेरी फेमिलियर टू इंडिया ऑफ 2022, द कोर्ट एक्विटिंग criminals, thugs, gangsters, murderers and assassins। और उस दिन मैंने कहा दावणगेरे में, जो आप लोग नबी साहब किलेदार को यहां बुलाए, यू आर द एमिल जोलास ऑफ कर्नाटका, ही इज एल्फ्रेड ड्रेफस, ही इज योर ड्रेफस। एंड एज अ राइटर मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं
लेखक हूं, मैं पत्रकार हूं, रिपोर्टर हूं। हाँ, किताब लिखा हूं, वो भी पत्रकारिता का कलेक्शन है। आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ राइटर ऑफ बुक्स। लेकिन आपने आज हमको ऐसा एक इंस्पिरेशन दिया कि ऑन द पावर ऑफ व्हाट यू रिमाइंडेड मी ऑफ एमिल ज़ोला, यू रिमाइंडेड मी ऑफ द ग्रेट केस वेयर अ राइटर स्टूड अप फॉर द विक्टिम एंड हैड हिम फ्री। 1906 में कोर्ट ने पूरा एक्विट कर दिया, इट फुल्ली एक्विटेड अल्फ्रेड ड्रेफस। लेकिन फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, कब एक्विट किया, कब क्लियरेंस कब दिया? फ्रेंच आर्मी cleared Alfred Dreyfus' name in 1995, एक सेंचुरी से ज्यादा, 110 साल के बाद उसका नाम क्लियर किया फ्रेंच आर्मी। यही है। नाउ यू लुक एट द प्रोग्राम ऑफ those in power in vilifying writers, poets. I'm also very proud of this country's writers and poets. These are the people जो award वापसी launch किया. It came from the writers and poets of this country, and that's why I'm here with you today. That is the inspirational role and responsibility you have. Come back to the inequality. किसका धन दौलत ज्यादा बढ़ गया 2020 to 2021? पहला पैंडेमिक का पहला 12 महीने में अंबानी साहब का बढ़ गया बेचारा 127% सिर्फ। गौतम अडानी का बढ़ गया 467%। 467% बढ़ गया his wealth. Today he has in the last 6 months, he has overtaken Ambani. Today the value of Mr. Adani is $116 अरब। ये उसका कंपनी का वैल्यू नहीं है, खुद अपन उनका पर्सनल धन दौलत 116.3 अरब US डॉलर। और अंबानी जी बेचारा वो रह गया पीछे 103 अरब डॉलर। रिलायंस का वेल्थ नहीं है, उनका पर्सनल वेल्थ है। देखिए, जब किसान आंदोलन इस शहर का गेट में बैठे हैं, एक भी अखबार, एक भी चैनल, एक भी न्यूज़पेपर आपको बताया कि टीकरी, सिग्गू, शाहजहांपुर में जहां किसान खड़े हैं, एवरी सेकेंड स्लोगन, हर दूसरा नारा अंबानी अडानी का नाम लिया। लेकिन आप ये नहीं बताया पेपर में, चैनल में, पोर्टल में कि अंबानी का पर्सनल धन दौलत पंजाब का जीडीपी से ज्यादा बड़ा है। Ambani's personal wealth is greater than the GDP of Punjab. Adani's personal wealth is greater than the GDP of Haryana. Haryana is greater GDP than Punjab. Okay? Between two of them, their combined wealth is greater than the combined GDP. GSDP कहते हैं, Gross State Domestic Product. State GDP को हम GSDP कहते हैं. The combined GSDP of Haryana and Punjab, the personal wealth of Ambani and Adani is greater than that. ये क्यों नहीं आता अखबार में? इसलिए एक कारण है, उस साल उस टाइम पे देश में सबसे अमीर आदमी कौन था? मुकेश अंबानी। इस देश में सबसे बड़ा मीडिया का मालिक कौन था? मुकेश अंबानी। वही मुकेश अंबानी। और जिस मीडिया को वो मुकेश अंबानी जिस मीडिया को वो खुद ओन नहीं करता है, वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। जो मीडिया खुद उनके पॉकेट में नहीं है, वो पॉकेट में भी आ जाएगा, इसलिए कि सबसे ज्यादा विज्ञापन वो ही देते हैं प्राइवेट एडवर्टाइजिंग में। तो कौन लिखने वाले हैं इनके खिलाफ? लेखक,
और इंडिपेंडेंट पत्रकार, सिर्फ वो, और कोई नहीं कर सकते। और उसके इन दोनों के बाद, इन दोनों के अलावा किसका बेनिफिट ज्यादा हुआ? फार्मा, अडार, पूनावाला, वो सब, और ऑनलाइन एजुकेशन। आप देखिए, अभी भी मैं वेट कर रहा हूं जहां लेकर इसके बारे में कुछ नॉवल या किताब या कुछ लिखेंगे। हमने पत्रकार लोग, हमारा पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में बाय द वे हमने 14 भाषा में पब्लिश करते हैं हर दिन। वी पब्लिश इन 14 लैंग्वेजेस। अभी छत्तीसगढ़ी भी ऐड किया हमने। मैं उसके बारे में भी आता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटिंग फॉर लैंग्वेज एंड कल्चर। I'll come to that. But ये 14 भाषा में we carry every article in all 14 languages. Equality and parity हमारा स्लोगन है, every Indian language is your language. Every Indian language is your mother tongue. And ये है, हमने स्टडी किया आदिवासी इलाकों में और दलित कॉलोनीज में। मैंने रिपोर्टर से एक एक्सरसाइज दिया। आप देखिए कि आदिवासी लड़की 18 साल से नीचे, कितने आदिवासी लड़कियां के पास खुद एक स्मार्टफोन है? आप ऑनलाइन एजुकेशन कह रहे हैं, उनके पास पर्सनल स्मार्टफोन है? रिसीव करने के लिए आप एक भी नहीं मिला। महाराष्ट्र में थाने और पालघर आदिवासी इलाकों में एक भी लड़की नहीं मिला आपको जिनके पास उनका खुद पर्सनल स्मार्टफोन थी। वो कैसा काम करती हैं, कैसा स्टडी करती है वो लड़की? जब उनका पिताजी या बड़े भाई संडे घर आते हैं, ब्रिक किल से ईटा वाला बनाते हैं ना, जो ब्रिक किल से संडे को वो घर आती हैं, उनका फोन, यू बेग योर ब्रदर और योर फादर टू बोरो द फोन। लेकिन जब इतना पाइलअप हो गया पीडीएफ्स, आपको एडिशनल पैकेज के लिए पेमेंट करना पड़ता है 200 रुपया। और एक दिन में आप कितना पढ़ेंगे, कितना डाउनलोड करेंगे? और वी आर ऑल एडिटोरियल्स में सब हम सेलिब्रेट करते हैं, बायजूस, अनअकैडमी, ये वो, कितना हम व्हाट ग्रेट अचीवमेंट्स इंडियन सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड। Tens of millions of children have been denied education, and millions of new learners have forgotten the ABCs. Millions of new learners have forgotten how to read and write. और ये कौन सा ज्यादा है इसमें? आदिवासी, दलित। इसलिए कि सरकारी स्कूल में जहां फैसिलिटीज है ही नहीं, ज्यादा सरकारी स्कूल में कौन जाता है? आदिवासी, दलित। 77% of Adivasi children go to government schools. दलित भी ज्यादा है, बाकी सब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और पोर ओबीसीज ऑल्सो आते हैं इसमें सरकारी स्कूल में। तो ये असमानता देखिए कितना बढ़ गई, हाउ मच इट हैज ग्रोन। ये मैं पैंडेमिक को ऐसा देखता हूं, आई सी कोविड-19 एक एज अ ब्रिलियंट अनस्पेयरिंग पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी। आपका समाज का एक ऑटोप्सी किया जिसमें आपको every nerve, sinew, bone, muscle, artery is visible. The ugliness of our inequality is visible in the corpse on the table. ये कोविड-19 ने आपको दिया। पहले भी था वो कॉर्प्स, वो लाश पहले भी था टेबल पे, but we could turn our heads away. कोविड-19 में we could not turn our heads away because sometimes we knew the corpse. तो
I think this has given us an opportunity, a time to reflect for writers, poets, journalists, to think about where this inequality is taking us. अभी एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया that presumption of innocence until found guilty, democratic jurisprudence में एक बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया presumption of innocence is not the binding principle. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक सुपर स्टेट बना दिया. Where are we as writers, poets, journalists, where are we going to stand up and take this on? Where are we going to say, this is it for me, I've had enough of this, I will not, this is not acceptable, I will resist. I think a start was made that day in Davagere. Meanwhile, देखो जर्नलिज्म में ना क्लीशे को क्या कहते हैं हिंदी में? दो. What do you say for क्लीशे? दो. बार बार दोहराई जाने वाली बात. हाँ ठीक है, क्लीशे ही करूं. पत्रकारिता में एक बड़ा क्लीशे है, सत्ता के सामने सच बोलना, स्पीकिंग द ट्रूथ टू पावर. ये बड़ा क्लीशे है. इट इज अ वेरी, इन माय ओपिनियन, अ वेरी स्टूपिड क्लीशे. स्पीक द ट्रूथ टू पावर assumes that power does not know the truth. सत्ता को क्यों जाता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सत्ता को नहीं जानता है. Is power so naive that they do not know what is happening? हाँ, एक प्यारी बालक है सत्ता, जिसको आप you tousle his hair and tell him ये है सच और वो सब सही करेगा. सत्ता is not, सत्ता का जानकारी आपसे ज्यादा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जान पूछ के कर रहा है जो भी कर रहा है. सत्ता के सामने सच बोलना, दैट इज नॉट हाफ एज इंपॉर्टेंट एज सत्ता के बारे में सच बोलना. स्पीकिंग द ट्रूथ अबाउट पावर, दैट इज द टास्क ऑफ द हिस्टोरिक टास्क ऑफ द राइटर, द पोएट एंड द जर्नलिस्ट इन आवर टाइम्स. सत्ता के बारे में सच बोलना और समाज के बारे में सच बोलना, दैट आई थिंक इज द टास्क बिफोर यू. अभी देखिए हर सेक्टर में कॉर्पोरेट कंट्रोल आ रही है, हर सेक्टर में. यू आर विटनेसिंग द रैपिड कंसोलिडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट स्टेट. यू आर विटनेसिंग अ वेरी रैपिड कंसोलिडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्टेट. एवरी लॉ, एवरीथिंग. देखो वो किसान, हम सब लोग बोलते हैं वो किसान जो तीन कानून, काला कानून, जो तीन काला कानून लाया है, अरे काला कानून किसने ड्राफ्ट किया ये पूछो सवाल. पत्रकार ये सवाल पूछना चाहिए. वो कॉर्पोरेट जगत का वकील, उसने ड्राफ्ट किया. पार्लियामेंट में कभी ड्राफ्टिंग नहीं हुआ उसका, पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं हुआ उसका. कॉर्पोरेट जगत का वकील ड्राफ्ट किया वो तीनों कानून. और मैं थक गया 100 बार 1000 बार चिल्ला के, ये कानून सिर्फ किसान के बारे में नहीं है, हर नागरिक के ऊपर असर पड़ता है. उसमें 4 क्लॉज है, तीनों लॉज में, दो कानून में 4 क्लॉज है. 13, 14, 15, 16, 17 तक क्लॉज है. और वो 4 क्लॉज में ये लिखा है और पार्लियामेंट में पास हो गई कि these laws are outside the jurisdiction of civil courts. These laws cannot be challenged by due process in court of law. उसके लिए एक appellate ट्राइब्यूनल बनाया. डिप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन लोग सब निर्णय देंगे अंबानी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ.
अरे जहां मंत्री और संसद नहीं देंगे उनके खिलाफ जजमेंट, एक नायब तहसीलदार देंगे? What they did, they nullified they nullified Article 32 of the Constitution's fundamental rights. आर्टिकल नंबर 32 आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 एक है। वो क्या है? राइट टू लीगल रेमेडी। राइट टू लीगल रेमेडी मतलब जब सिटीजन फील्स अफ्रॉन्टेड बाय द स्टेट फॉर एन अनजस्ट लॉ, द सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट। ये तीनों कानून में वो अधिकारी निकाल दिया। दे रिमूव द राइट ऑफ लीगल रेमेडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट नंबर 32, राइट टू लीगल रिड्रेस, वो निकाल दिया। और उसके बाद हर लॉ जो आया था, कर्नाटका में जो लॉ आई, एंटी काउ स्लॉटर बैन, एक्सटेंशन ऑफ द लॉ, अमेंडमेंट ऑफ द काउ स्लॉटर बैन, ये सब आ चुका है। उनमें भी से ये आ गई ही ये क्लॉज। अभी वो 3 कानून विड्रॉ हो गया, लेकिन एक 20-40 और कानून में वो क्लॉज आ रही है। और कर्नाटका का काउ स्लॉटर बैन में एक और क्लॉज आ गया, जिसने मैं कहता हूं कि वो बजरंग दल और बीएचपी के लिए लिखा है। एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 13 या 18, वो कर्नाटका काउ स्लॉटर अमेंडमेंट लॉ में ये लिखा है, दोज एक्टिंग अंडर दिस लॉ कैन बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। तो मैं अफला खान के घर में रेड करके, आर्सन करके, आदमी को मार के, आई कैन बी डीम्ड अ पब्लिक सर्वेंट। गाय इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना सीक्रेट है। So I can murder and maim and be deemed a public servant. That is a specific clause in the law. ये न्याय का अन्याय, कानून का अन्याय। It is so they are rewriting the laws, they are rewriting democracy, they are rewriting equality. आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्राइमरी एम जो लिखा है, मिटिगेट एंड एंड इनइक्वालिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए पहला 2 पैराग्राफ, मिटिगेटिंग इनइक्वालिटी। और देखो कितना बढ़ गया इनइक्वालिटी। मुझको ये कहना है कि 1991 से जो हम पाथ ऑफ डेवलपमेंट लिया, वी हैव बीन इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी डे फ्रॉम 1949 नवंबर 25 में बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फाइनल स्पीच दिया। मैं समझता हूं कि इस देश का 100 साल में लेजिस्लेटिव बॉडीज में वो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण भाषण था, जिसने उसने कहा, वी हैव बिल्ट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट इन सोसाइटी एंड इन इकोनॉमिक्स देयर इज नो डेमोक्रेसी। वी हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी, वन मैन वन वोट, बट इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी देयर इज नो इक्वालिटी। द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी will one day explode our political democracy. ये कहा था 1949 last constitutional debates in the Constituent Assembly. I think it is our duty as writers, poets, journalists to look at how true that has come, that prediction has come, and we should be following up to see what is happening on it. The inequalities are not just of economics, there's also of caste, of society, as he said, a society of graded inequalities. In the public sector you have lost 2 million jobs. Who are the worst affected? जैसा online education में who are the worst affected?
दलित, आदिवासी, पोर, ओबीसी। जब आप पब्लिक सेक्टर का 20 लाख जॉब कम कर दिया 20 साल में, who are the worst affected? क्लास 3, क्लास 4 जॉब्स ऑफ दलित, आदिवासी। देखो हमारा समाज में वी आर सच अ कास्टिस्ट सोसाइटी। हर इंस्टीट्यूशंस वो वर्ना सिस्टम पे चलती है। पब्लिक सेक्टर जॉब्स में भी 4 वर्ना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आप देखो क्लास 4 में कौन है, कितने ब्राह्मण लोग होगा क्लास 4 में जॉब्स, और कितने दलित आदिवासी होगा क्लास 1 में। आर वर्ना सिस्टम अप्लाइज टू एवरीथिंग, एजुकेशन, it applies to schooling, it applies to all institutions, it applies to the judiciary, it applies to the public sector, it applies to employment of all kinds. और अभी बता रहे हैं कि अग्निपथ will give a new employment। देखिए ये अग्निपथ जो है, it is not a recruitment scheme, it is a retirement scheme। It is a retirement scheme, not a recruitment scheme। और ये भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दिस इज बाय द वे एन एंटी फार्मर एक्ट। क्यों? मेनी पीपल डोंट रिकॉग्नाइज दिस। इस देश का जवान कौन है? इस देश का आर्मी का जवान, मैं एयरफोर्स नेवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपका जवान इज अ किसान इन यूनिफॉर्म। 200 साल वही है। और आप देखिए प्रोटेस्ट कहां कहां आई है। सीकर, झुंझुनू, मेजर रिक्रूटमेंट ग्राउंड्स ऑफ द आर्मी, वही आया था प्रोटेस्ट। द अग्निपथ इज बिटरली एंटी। पंजाब में दे डिफ्यूज द प्रोटेस्ट बाय थ्रेटनिंग, आपका रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी अगर आपके खिलाफ कोर्ट केस आएगा इसके बारे में। इट इज एन एंटी फार्मर लॉ। इट इज अगेन एंड अगेन spending more money on corporations, contracts. Yeah. The inequality is being established in each and every sector. Farming sector में अभी भी हर न्यूज़पेपर सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये इस देश का पिछले 10 साल में सबसे बड़ा घपला यही है। और अब तक 7 राज्य विड्रॉ कर चुका है इस स्कीम से, और सबसे पहला राज्य जो विड्रॉ किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, गुजरात। द फर्स्ट स्टेट टू विड्रॉ, saying you are paying too high prices to the corporations। पहला 24 महीने में फसल बीमा योजना का पहला 24 महीने में 18 कॉर्पोरेशन 15,795 करोड़ प्रॉफिट बनाया। मतलब हर दिन का 21 करोड़ प्रॉफिट, हर दिन का 21 करोड़ प्रॉफिट। किसान का 86% रिजेक्शन परसेंटेज है इंश्योरेंस क्लेम्स में। आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन, फार्मिंग, आर्मी रिक्रूटमेंट, हर सेक्टर में कॉर्पोरेट कंट्रोल आ रही है। फर्मली वो कॉर्पोरेट कंट्रोल आ चुका है। अरे द इमरजेंसी सॉ द कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट एज अथॉरिटेरियन। वी आर सीइंग द कंसोलिडेशन of the state as corporate psychopath, of corporate sociopath. That is the consolidation of the state we are witnessing now, much further than anything that you and I saw in the emergency. अभी इतिहास कर्नाटका में जो चल रहा है, बाकी राज्यों में भी बहुत हो रहा है, the rewriting of history. Again and again I am saying, think about our responsibility as lekak, patrakar. Think about our responsibilities. Not only are they rewriting history, they are rewriting their own rewriting. 1990s में आप लोग को याद होगा, एक फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, वो भी एक हिस्टोरियन रहा, के.आर. मलकानी। के.आर. मलकानी ने जो अभी टिप्पू सुल्तान का डेफमेशन हो रहा है कर्नाटका में, by the way, I was never trained as a journalist, I was trained as a historian JNU में, और मेरा टीचर्स था के.एन. पनिकर,
रोमिला थापर, एस गोपाल, विपिन चंद्र। और उस समय भी हमने ये सीखा। अभी कर्नाटका में ये हिजाब वाला कंट्रोवर्सी कब शुरू हुआ? जब एक मंत्री ने बहुत बड़ा गलती किया। उसने कहा हम टेक्स्ट बुक से भगत सिंह को निकाल के सावरकर डालेंगे। तो इसके डाइवर्जन पे जितना एंटी प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में, उसका डाइवर्जन में ये हिजाब कंट्रोवर्सी सब आया था। कर्नाटका भाजपा सरकार वाज ऑन द डिफेंसिव, जो अभी वो टर्न अराउंड किया हाईजैक करके इस हिजाब मामला पे। लेकिन टिप्पू सुल्तान, लेट मी टेल यू वन थिंग, you can see People's Publishing House volumes of Indian history. The first major Indian prince to die fighting the British. The one prince who never compromised with the British, whose great-grandchildren are pulling rickshaws in Kolkata. Yeah? इनको आपने बड़ा विलन बना दिया, एंटी-ह्यूमन, ट्रेजनस, ट्रेचरस। लेकिन उस जमाने में संजय कान ने एक टीवी सीरियल बनाया, द सोर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान, यानी जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ और भाजपा न्यूली फॉर्म्ड बीजेपी फॉर्म्ड अ कमिटी, वन मैन कमिटी, के.आर. मलकानी, टू स्टडी द प्रॉब्लम। मलकानी जी ने ये लिखा है और वो रिपोर्ट उसने, यू नो, दे बेरीड इट इमीडिएटली। मलकानी वाज नॉट एन ऑर्डिनरी आरएसएस मैन। 35 साल एडिटर ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजर एंड पंचन, मतलब अथॉरिटी है। और उसने ये लिखा, टिप्पू वाज द ब्रेवेस्ट इंडियन प्रिंस। व्हेन ही डाइड, इंडियन इंडिपेंडेंस वाज सेट बैक बाय 150 इयर्स। अभी वो खुद उनका रीराइटिंग तो रीराइट करना, व्हेन दे आर गोइंग आफ्टर we have to challenge this. The writers, poets, the journalists have to challenge. I am making a small contribution to that effort. In 3 months from now, आप देखेंगे मेरा नया किताब, The Last Heroes, Foot Soldiers of Indian Freedom. अभी भी आज जिंदा है। That Indian freedom fight was made by ordinary people, by farmers, laborers. सब ऑक्सब्रिज वाला ब्राह्मण बनिया नहीं है। Very ordinary people who made the revolution. जिसने गांधी भी माना था that these are the people who made us free. Gandhi before and after Champaran was a very different person when he understood what the masses could do. So we need to, whichever sector we have looked at it, you find that. Now they are trying to capture स्वतंत्रता संग्राम का विरासत, the legacy of the freedom struggle. They are trying to capture, building great heroes. ये उनका एक ही नाम है। अरे जब मैंने ये 15 फ्रीडम फाइटर को इंटरव्यू किया, the youngest is 94, the oldest is 104. अभी भी जिंदा है 104 वाला, 102 वाला भी जिंदा है। राजस्थान अजमेर में शोभाराम गहरवाल, वो दलित था, गार्डियन था, गार्डियन है, दलित है। और जिस दिन मैंने गया उनके घर में, अंबेडकर जयंती था, उसने हमको पूछा आपके पास जीप है ना? मैंने कहा सर मेरे पास जीप है। तो हमको अंबेडकर मूर्ति तक ले लो, मैं आपको उनको वो मूर्ति को गार्लैंड करना चाहता हूँ। तो वो गार्लैंड किया। मैंने ये शब्द पूछा, गहरवाल साहब आप डिक्लेयर करते हैं गांधीयन, आप डिक्लेयर करते हैं मैं दलित हूं, वो रामनाथ जी कोविंद का कम्युनिटी है कोई, लेकिन हाउ डिड यू चूज बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर? और उसने हमको ऐसा एक एंग्री जवाब दिया, लेकिन उस जवाब में इतना सेंस है। How stupid some of our own debates are. I asked him, how did you choose between Gandhi and Ambedkar? He said, you choose. Why should I choose? Why must I choose? जब महात्मा का जो
प्रिंसिपल्स है महात्मा का मुझको अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। जो प्रिंसिपल्स है गांधी का, बाबा साहेब का जो अच्छा लगता है वो मैं फॉलो करता हूँ। Why are you making me, forcing me to choose? और जब मैंने बात करने के लिए कोशिश किया, वो बताया देखो बेटे, आगे एक बात बताता हूं आपको, सिर्फ गांधी अंबेडकर नहीं, मैं एक तरफ गांधीवाद के साथ हूं और एक तरफ क्रांतिवाद के साथ रहा। आई वॉज विद बोथ गांधीवाद एंड क्रांतिवाद। दीज वर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग है पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में। संघ परिवार का कोई रोल नहीं था। जब मैं गोहेबर साहब के पूछा था, आप आर्य समाजी लोकेलिटी में आया था स्कूल में, ये लोग क्या कुछ नहीं किया वो फ्रीडम स्ट्रगल में? उसने कहा अरे बोलो, अरे सर एक उंगली का कटाई नहीं हुआ, वही उनका शब्द है, नॉट वन कट ऑन अ फिंगर डिड दे गेट। दैट्स अ डिफरेंट मैटर about who assassinated the father of the nation and therefore had an impact on the freedom struggle. Lekin there was no contribution to the freedom struggle. The reconstructed new heroes are coming. The greatest now is Savarkar. Let me tell you, as a historian, as a journalist, and as one living in Maharashtra, what my understanding of Savarkar is. I want to say that Vinayak Damodar Savarkar Sahab was a bona fide revolutionary till 1911. After that, he goes to the other extreme. I do not deny him, and I will not deny him his role prior to 1911, his ideological stand. And even after 1911, I am saying it is very important for us to know and understand the thought of this person, because it is this person's thoughts who you are seeing in Satta today. It is this person's post-1911 avatar you are seeing in power today. The one thing the RSS has done consistently in 97 years, it has worked towards Hindu Rashtra. That is what it has worked towards. That is what Devanand Mahadeva's book shows us so beautifully. Now, what happens to Savarkar after 1911? Is once he is put in jail, he writes petition after petition after petition to the crown, begging for mercy, begging to be released, promising to collaborate with the British Raj. He writes to the British king, if you release me, I will bring millions of misguided youth to the path of the British Empire, of British civilization. और ये लोग हमको कहता है कि you believe in imported ideologies. But most important thing you should know about Savarkar, which the public is not largely aware of. 1926, there was a book, The Life of Barrister Savarkar, published हुआ. उसका ऑथर था स्यूडोनिम, कॉलोनियल टाइम में स्यूडोनिम में लिखते हैं. उसका ऑथर था चित्रगुप्ता. Who was Chitragupta? Chitragupta was the scribe of Lord Yama, और जो अकाउंट बुक्स मेंटेन करते हैं, जो हिसाब मेंटेन करते हैं, नर्क का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. चित्रगुप्ता was the author's name of the book. ये किताब ऐसा इतना हिजियोग्राफी है, आप पढ़ नहीं सकते. बैरिस्टर सावरकर चाइल्डहुड से ऐसा है, वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस, वेरी विजनरी, ये सब था. ब्रेव, फियरलेस, ये सब था उस किताब में. अरे फिर वो किताब प्रोस्क्राइब हो गया 1926 में. जब निकला, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने प्रोस्क्राइब किया. फिर 1946 में आया, 42 में रिपब्लिश हुआ, और फिर 1986 में रिपब्लिश हुआ. सब संघी पब्लिशिंग हाउसेस हो गई. लेकिन 1986 किताब में पब्लिशर एक जवाब दिया हमको. वहां लिखा है किताब में, आप पढ़ लीजिए प्लीज. ये चित्रगुप्ता कौन था? चित्रगुप्ता was none other than Savarkar, writing
writing a biography, writing an autobiography and presenting it as a biography. हाँ? ये है आपका freedom fighter और hero. Chitragupta was Savarkar himself. When you read the book, you will understand that Mr. Savarkar had a very high opinion of Mr. Savarkar. Please look at how dangerous our situation is, the society's situation is, our understanding is of what is going on. And how much we are in trouble, and this is where we have to stand up and fight as writers, poets, journalists, lekak, patrakar, kavi. How do we start that fight? I would suggest three things. One is simply the act of intellectual self-defense and resistance. That we will, where there is a lie told, we will call it out as a bluff, as a lie, regardless of the consequences. We will do that. Second, we have to fight the corporate power. The great battle of our time is with the alliance of social religious fundamentalists and corporate fundamentalists, corporate market fundamentalists. Please note, एक और कॉमन फैक्टर था गौरी लंकेश. मैंने 3 फैक्टर दिया, लेकिन एक और था जिसने मैंने भूल गया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है. क्या कॉमन फैक्टर उन 4 लोग का? दे वर ऑल सेक्युलरिस्ट नहीं सिर्फ, they were rationalists. They were rationalists. Rationalists are not tolerant secularists. They aggressively attack superstition. They aggressively call out the bluff of religion and religion fundamentalists and religious obscurantism and paganism. All 4 of them were rationalists. वो rationalists को select कर रहे हैं assassination को. We shall fight in defense and promotion of rationalism in this society. It is badly needed. Everybody has to be a Dabholkar, a Lankesh, a Kalburgi, a Pansari. We need to do that. Third, and most importantly, we need to fight in defense of the constitution of this country, which is the reflection of your freedom struggle. The constitution is the child of your freedom struggle. That is what we have to defend, not just the fundamental rights, we have to fight to make the directive principles into justiciable rights. The right to work, the right to shelter, the right to food and nutrition, the right to health. And I will say, do it through the framework. That's why I disagreed with bulldozer justice. I say let us do it through the framework of justice. I do not, for the last 10-20 years, I have not used the word food security. I use the word food justice. मैंने ये शब्द सीखा कुटुंबश्री लोग से, कुटुंबश्री कलेक्टिव केरला से, जो महिला 42 लाख महिला मेंबरशिप है कुटुंबश्री का, और उनका प्रिंसिपल जो है कृषि संघी 70,000 कृषि संघर्ष कलेक्टिव फार्म्स पे काम करते हैं. और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड जस्टिस ये है, जो फूड प्रोड्यूसर है वो कभी भी द प्रोड्यूसर शुड नॉट गो हंग्री. जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं पहले उस फैमिलीज को सेटिस्फाई करो, फिर आप मार्केट पे जाइए. आई एम सेइंग वी नीड टू थिंक ऑफ आवर कॉन्सेप्ट नॉट एज हेल्थ केयर बट हेल्थ जस्टिस. We need to think not of food security and food sovereignty, food justice. You can have food security nationally and people starving. You need to have health justice, food justice. You need to have climate justice. You need to have the justice, social, economic, political that the Constitution promises you in the preamble. Defend your Constitution. And the answer to hatred is not more hatred. Let's not contribute to that. The answer to hatred is not more hatred.
Because I know that if that increases, I know who will win. And it is not going to be us. We have to fight with reason. We have to choose now in the 75th year between a republic of reason and a republic of rage. A republic of reason and a republic of irrationality. Yeah. What did our freedom fighters fight for? Ask them. In 5 years' time, there will not be even one of them left alive. Honor them on August 15th. Honor them for who they are and what they brought you. And in the fight to defend your constitution, you will unify more people than the individual manifesto of any party can. ये है मेरा मुझको इतना तक कहना है कि पत्रकार, लेखक और कवि और पत्रकार का जिम्मेवारी इतनी बढ़ गई. It has never been more important in 75 years. I beg all of us that we should live up to that responsibility. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद.